हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज से हम आप सबके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास क्रम से नोट्स लेके आई हूँ। तो अपने मैं हैंड रिटन नोट से आप सबकी तैयारी कराऊँगी। ठीक है, तो आज से आप सब लोग मेरे साथ पढ़िए। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? पहले ये क्वेश्चन उठता है कि हमारी हिंदी शब्द आई कहाँ से, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी किस भाषा का शब्द है? पहले यही क्वेश्चन उठता है। तो चलिए हम हिंदी को परिभाषित करते हैं। तो हिंदी शब्द सिंधु शब्द से निकला है। हिंदी शब्द किस? सिंधु शब्द से निकला है। यह सिंधु शब्द ईरानी भाषा का है। यह सिंधु शब्द ईरानी भाषा का है। यही सिंधु ईरानी भाषा में जाकर हिंदू बना, फिर हिंद हो गया। इसी हिंद में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदिक बना। इसी हिंदिक का बदला हुआ रूप हिंदी है। इसी हिंदिक का बदला हुआ रूप ही हिंदी है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। जो फारस की खाड़ी में लोग सिंधु नदी बहती है, तो वहीं से ये सिंधु शब्द निकल करके, और सिंधु वहीं से निकला हुआ है। सिंधु नदी वहाँ पे बहती है, तो सिंधु नदी शब्द ईरानी भाषा में जाकर हिंदू, फिर हिंद हो गया। इसी हिंद में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदी बना। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिए, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये भी तथ्य छूट जाएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। तो ठीक है, समझ में आया। हिंदी शब्द सिंधु शब्द से निकला है, और सिंधु शब्द ईरानी भाषा में जाकर पहले हिंदू बना, फिर हिंद हो गया। इसी हिंदी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदिक बना। फिर इसी हिंदी का बदला हुआ रूप हिंदी है, जिसका अर्थ होता है मूल अर्थ हिंद का, यानी भारत का। अब देखिए, अब हम साहित्य को भी समझ लेते हैं। साहित्य शब्द संस्कृत के सहित में ज्ञ प्रत्यय के योग से बना है। साहित्य शब्द संस्कृत के सहित में ज्ञ प्रत्यय के योग से बना है। कुछ विद्वान साहित्य को की व्युत्पत्ति कई प्रकार से मानते हैं। तो कुछ विद्वान साहित्य की उत्पत्ति कैसे मानते हैं? तो सधन हित यानी अच्छा हित, सहधन हित साथ के लिए हित, समहित बराबर हित। तो साहित्य वह रचना है जो शब्द के माध्यम से रचयिता के अभिप्रेत अर्थ को सहृदय के मन में स्थापित कर देती है और उसके मन को प्रसन्न कर देती है। ये हमारा क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। ठीक है। आज आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। अब मैं क्रम से आज से आप सबको हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से आप सबको एक एक वीडियो दूंगी। नोट कर लीजिए। एक बार और आप सबको समझा दूं। सधन हित, सह में साथ के भाव में, सम हित बराबर हित। तो साहित्य वह है जो
सम के भाव में मतलब अच्छा हित चाहने वाला हो वही हमारा साहित्य कहलाता है। शब्द और अर्थ को एक साथ प्रयोग करने वाला ही साहित्य कहलाता है। शब्द या अर्थ को भली प्रकार धारण या पोषण करने वाली रचना साहित्य कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य की परिभाषा देख लेते हैं। जैसा कि श्याम सुंदर दास ने दिया है, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य की परिभाषा नोट करिए, आप लोग नोट भी करते चलिए मेरे साथ। साहित्य की परिभाषा। साहित्य तो समझ में आ गया दोस्तों। शब्द और अर्थ को एक साथ धारण करने वाले साहित्य कहलाती है। तो साहित्य की परिभाषा में श्याम सुंदर दास ने दिया है, साहित्य समाज का दर्पण है। और भारतेंदु युग के महान यशस्वी जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, उन्होंने दिया है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के यानी जनता के समूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, जो सरस्वती पत्रिका के महान संपादक रहे हैं। उन्होंने साहित्य की परिभाषा दिया है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो आइए दो चार हम लिखा देते हैं, ये सब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछी हुई परिभाषाएं हैं। श्याम सुंदर दास, इनकी परिभाषा है, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है, दर्पण है। दूसरी परिभाषा है, बालकृष्ण भट्ट की, साहित्य जन समूह के, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। हृदय का विकास है। तीसरी परिभाषा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी पंडित, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनका है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये हो गया आपका परिभाषा। एक है आचार्य शुक्ल की परिभाषा देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुप्त भाव को जगाने वाली, सुप्त भाव
भावों को जगाने वाली और चमत्कारपूर्ण और चमत्कारपूर्ण मनोरंजन करने वाली शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत साहित्य कहलाती है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सुप्त भावों को यानी हमारी सोई हुई भावों को जगाने वाली व चमत्कार पूर्ण मनोरंजन करने वाली शक्ति जो हमारे अंदर हमारे भाव हैं, जो सोए हुए हमारे भाव हैं आनंद अनुभूति है हमारे अंदर के आंतरिक सुप्त भाव को जगाने वाली और चमत्कार पूर्ण मनोरंजन करने वाली शक्ति का स्रोत यानी माध्यम साधन साहित्य कहलाता है। ठीक है, और ये साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यानी साहित्य जो है वो जन समूह के हृदय को विकसित करने वाला माध्यम है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित यानी जो हमारे हमसे सीखते हैं ज्ञान राशि के संचित जो सब हमारे अंदर समेटा हुआ है वो उसका नाम साहित्य है। ठीक है, एक परिभाषा और देखते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के हैं, पाश्चात्य विचारक हैं मैथ्यू आर्नल्ड। काव्य जिसको साहित्य कहते हैं। मूलतः जीवन की आलोचना है, मूलतः जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना है। एक परिभाषा और है बाबू गुलाब राय की, साहित्य समाज का हित करने वाला। एक और लिखना बहुत है, बाबू गुलाब राय। जो मेन इम्पोर्टेंट है वही लिखवाई हूँ बस, परिभाषाएं तो बहुत हैं। समाज का हित, समाज का हित संपादन करने वाला, जो समाज का भला चाहे, समाज का हित संपादन करने वाला साहित्य कहलाता है। साहित्य कहलाता है। और हमारे भाव व विचार को संग्रहण करने वाले ये भी साहित्य कहलाते हैं। हमारे भाव विचारों का संग्रह ही साहित्य कहलाता है। तो संस्कृत में साहित्य को वाङ्मय कहा गया है। साहित्य को संस्कृत में वाङ्मय कहा गया है। तो बहुत हिंदी कवि हो गए, संस्कृत आचार्य हो गए, इन लोगों ने अपने अपने ढंग से साहित्य की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले साहित्य को किसने अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में। चलिए उनको भी देख लेते हैं, साहित्य का प्रयोग कहाँ कहाँ मिला है सबसे पहले। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। आज से दोस्तों आप लोग को रेगुलर एक क्लास मिलेगी क्रम से। अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ। हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी।
और कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। वांग्मय और साहित्य। संस्कृत में साहित्य को वांग्मय कहा गया है। तो संस्कृत में साहित्य को वांग्मय कहा। वांग्मय, वांग्मय मतलब वाक में वाणी, वाणी रूपी वांग्मय, वाणी रूपी शब्द। तो सबसे पहले वांग्मय साहित्य जो है उसका प्रयोग ये 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने किया था अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा में। ये भी नोट कर लीजिए। साहित्य शब्द का प्रयोग राजशेखर ने साहित्य शब्द का प्रयोग राजशेखर ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा काव्य मीमांसा में किया था। साहित्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजशेखर, ये 10वीं शती के हैं, ये 10वीं शती के हैं। साहित्य शब्द का प्रयोग राजशेखर ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा में किए थे। ये राजशेखर ने काव्य मीमांसा में किया। ये फिर हमारे दूसरे आते हैं भोजराज, आचार्य भोजराज। भोजराज ने साहित्य का प्रयोग सरस्वती कंठाभरण। आचार्य भोजराज ने साहित्य का प्रयोग सरस्वती कंठाभरण में किया। तीसरे नंबर पे आते हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने सुवृत तिलक में किया। सुवृत तिलक रचना में किया। भामा ने, सभी भारतीय आचार्यों ने, आचार्य भामा हो गए, रुद्रट हो गए, कुंतक हो गए, पंडित राज जगन्नाथ हो गए, इन सब लोगों ने ये काव्य की परिभाषा अपने अपने रचनाओं में दिए हैं। भामा ने काव्य अलंकार में दिया है शब्दार्थों सहित काव्यम, और विश्वनाथ ने जो 14वीं शताब्दी के हैं उन्होंने दिया है वाक्यम रसात्मक काव्यम साहित्य दर्पण में।
तो ऐसे अभी भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें सबको नोट करा दूंगी। ठीक है, यहाँ इतने लोगों को देख लीजिए। चलिए इनका नोट कर लीजिए। रुद्रट ने दिया है, रुद्रट ने नन शब्दार्थों काव्यम नाम से दिया है। काव्य अलंकार में ननु ननु शब्दार्थों ननु शब्दार्थों काव्यम कहकर रुद्रट ने काव्य अलंकार में ननु शब्दार्थों काव्यम कहकर परिभाषा दी है। कहकर दी है। चलिए तो मिटाते हैं ये वन इसका मतलब क्या है। हो गया हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किन किन पुस्तकों का सहारा लिया गया, एक नज़र उसको भी देख लेते हैं। हमारा तथ्य और भी हिंदी साहित्य के मध्यकाल साहित्य तो नहीं कहे जा सकते, साहित्य तो नहीं कहे जा सकते। किंतु आगामी साहित्य के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे ग्रंथों में जैसे कौन कौन से वो ग्रंथ हैं वो भी देखिए। वर्तमान है, नाभादास ने लिखा है। चौरासी वैश्वरण की वार्ता है, 84 वैश्वरण की वार्ता 252 वैश्वरण की वार्ता 252 वैश्वरण की वार्ता ये लिखा है गोकुलनाथ ने।
काव्यमाला। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी ने। ये रीतिकाल की। तो इतने रचनाएं हैं, इनसे तथ्य लिए गए हैं। इन रचनाओं से लेके भक्तमाल नाभादास का 84 दर्शन की वार्ता, 252 दर्शन की वार्ता गोकुलनाथ में, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। एक है कालिदास की कोई रचना है काव्य निर्णय। इतने रचना से कुछ न कुछ आधार ले करके लिखा गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इन सब रचनाओं को भी नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में विभिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पद्धतियाँ लिखने संबंधी अपनी अपनी एक एक प्रवृत्तियाँ अपनाई हैं। लेखन की जो कोई विधिवादी पद्धति अपनाया है, तो कोई कालानुक्रम पद्धति, तो कोई वर्णानुक्रम पद्धति, कोई वैज्ञानिक पद्धति। सब समीक्षकों ने अपने अपने मानानुकूल एक एक पद्धतियों का सहारा लिया है। तो चलिए एक एक देखते हैं कौन कौन सी हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है कालानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरा है कालानुक्रम पद्धति।
वर्णानुक्रम पद्धति हमारे ये वर्णानुक्रम पद्धति गार्सर ताशी और शिव सेंगर ने अपनाया है। और कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मिश्र बंधु ने। और वैज्ञानिक पद्धति अपनाया है गणपति चंद्रगुप्त ने। और विधेयवादी पद्धति अपनाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तेन महोदय। और समाजशास्त्री पद्धति का प्रयोग एक मैनेजर पांडे हैं, वो अपनी रचना में किए। चलिए एडिट करके सबको देख लेते हैं। ये हैं आपके गार्सर ताशी और शिव सेंगर ने इस पद्धति को अपनाया है। और दूसरे में आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और आते हैं ये मिश्र बंधु। वैज्ञानिक पद्धति में आते हैं गणपति चंद्रगुप्त। और विधेयवादी पद्धति में जैसे कि इस पद्धति के जनक, चलो विस्तृत से इसके बाद दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। इसके जन्मदाता तेन महोदय और आचार्य शुक्ल हैं। और इसका पद्धति मैनेजर पांडे ने किया है। एक समीक्षक हैं, इन्होंने अपनी रचना में किया है। और परंपरावादी पद्धति के जनक, इसके जनक टी.एस. इलियट हैं। इलियट हैं, इसके जनक हैं ये। और इसका प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इसका प्रयोग हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो दोस्तों आज मैंने ऐसे बता दिया है। और हमारा ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।